हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आशा करता हूं आपसे मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त से कर रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले क्लास 9th मैथ का सेट 3 टर्म 2 का। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा लेट से जरूर आ रहा है लेकिन सबसे धाकड़ आ रहा है। अंतिम सेट है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। इससे पहले सारा सेट मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, सारे सब्जेक्ट का सारा सेट्स कंप्लीट है। ये मैथ का जो सेट है अंतिम सेट है। एक एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाएगा, बस पेशेंस से देखिए ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है आप लोग को बना सको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि इसके बाद धाकड़ धाकड़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और हाँ, एक चीज जरूर करना है, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है कि हाँ ऐसे भी सॉल्यूशन यूट्यूब पर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ तो फ्री में आई, तो शेयर कर दो, एक वो भी फ्री में ही है। आप अगर किसी का शेयर करके यार किसी का अच्छा करोगे तो बाद में वही आपको दुआएं देगा। हाँ चलो, उसका आपकी वजह से वो पास हो गया, तो बस दुआएं लो। जिंदगी में दुआएं बहुत काम आती है। शेयर जरूर करना, एक एक लड़का अपने जितने सारे दोस्त जिसको जरूरत है उनको शेयर करना, ठीक है, जो सच में पढ़ना चाहते हैं। देखो क्या यहाँ पर क्लास 9th जो आप लोग की तो दिख ही रहा है, सेट 3 है। उससे पहले एक मोटिवेशनल क्योट देख लेते हैं आज के लिए हम लोग का। ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कि गहन सघन मनमोहक वंतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मुख निमंत्रण चलना है। अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। दोस्तों आप लोगों के सामने बहुत अच्छी अच्छी चीज आप लोग बुलाएंगी, बट आप लोग जो खुद से अपनी माता पिता से वादा किए हो कि हाँ मुझे एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, मुझे जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, ठीक है, उसके सामने यह सब कुछ मतलब छलना है, इसके सामने सब कुछ बोना है। बस आपको मिलो भी चलना है, मेहनत करना है और फोड़ना है। चलिए शुरू करता है इस क्लास को, देखते हैं क्या क्या सवाल है, अधा करते हैं उसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला सवाल है, एक चतुर्भुज के तीनों कोण दिया हुआ है 110 डिग्री, 70 डिग्री और 90 डिग्री। इसका चौथा कोण ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सा सवाल है, इससे पहले भी सेट में मैंने बताया है, तो देख लीजिए उसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर चतुर्भुज के चारों कोण का योग हमको पता है 360 डिग्री होता है, तो मैंने चारों कोण को लिखा कि 110 डिग्री, 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री। और चौथा कोण को क्या माना है मैंने, एक्स मान लिया। ठीक है, आप लोग एक लाइन लिख सकते हो कि माना चौथा कोण बराबर, यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो माना, अगर लिखना चाहोगे तो लिख देना माना चौथा कोण बराबर। ठीक है, माना चौथा कोण बराबर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब बराबर 360, इन सब को जोड़ोगे 110, 70 और 90 को 270 आ जाएगा। 270 डिग्री प्लस एक्स बराबर 360, तो इधर से 270 इधर माइनस हो जाएगा। तो 360 में जब 270 आपका जाएगा तो एक्स बराबर 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है, आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसको मुझे थोड़ा सा गलत लग रहा है क्वेश्चन को, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, कौन बीओसी 60 डिग्री दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर बीओसी को कितना डिग्री दिया है, 140 डिग्री दिया है। ठीक है, तो आप खुद ही देख सकते हो ना 90 डिग्री होता है ऐसा। अब इससे भी तो ज्यादा हो रहा है, मतलब ये 60 डिग्री थोड़े होगा, ये 140 डिग्री ही होगा। हमको ये वाला कोण निकालना है। आपको पता है कि अगर किसी भी चाप से केंद्र पर जो कोण खींचा जाता है, बाकी कहीं भी कोण खींचा जाता है, तो केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। यहाँ 140 है तो ये वाला कोण क्या उसका आधा हो जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको भी। कोण बीओसी बराबर 140 डिग्री दिया है, तो बीएसी बराबर क्या होगा, केंद्र पर की बीओसी बन रहा है उसका आधा मतलब बटे 2, 140 बटे 2 70 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए हैं। 3 नंबर सवाल दोस्तों आप लोग को रचना करना है, जो कि मैं छोड़ दे रहा हूं, आप लोग अलग से बता दूंगा इसको। ठीक है, रचना यहाँ पर हो नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी भुजाएं 18, 10 और 42 सेंटीमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन में फॉल्ट है थोड़ा सा। क्या फॉल्ट आप लोग जानते हो, आपको पता है ना दोस्तों, त्रिभुज के दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होती है, लेकिन यहां पर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। कब, आप 18 और 10 को जोड़ो 28 आएगा, जो कि 42 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फॉल्ट है, ये क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व होगा नहीं, माइनस में आ जाएगा। हाँ, ये दो भुजा देता और ये परिमाप दे देता तब आंसर आपका आ जाता, लेकिन क्वेश्चन गलत लिखा है। आप लोग मुझे इस तरह से सॉल्व करके आंसर बताओगे कि त्रिभुज की दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसका परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग सच में पढ़ रहे हो, इससे पहले मैंने आप लोग सिखाया भी है, तो इसको सॉल्व करके जरूर आंसर बताना। इसको आप परिमाप मानना। ठीक है, यहाँ पर भुजा दिया है, लेकिन मैंने क्या कहा कि दो भुजा 18 और 10 है, तीसरा और परिमाप क्या है 42, तो इसका आपको क्षेत्रफल निकाल के मुझे बताना है। समझ गए, कमेंट में सभी लोग बोलना, मैं देखूंगा। 5 नंबर देखो, आंकड़ों 10, 7, 13, 20 और 15 का माध्य। तो देखो उसका आंसर क्या होगा, माध्य मतलब होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, प्रेक्षणों की कुल संख्या होती है, तो बस यहाँ पर योग नहीं होगा, यहाँ पर योग नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेक्षणों कुल योग सबको जोड़ दिए, कितना संख्या है तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या लिख दी बटे 5, सभी को जोड़ोगे तो 65 बटे 5, काट दोगे 13 बार में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर बोल रहा है क्या, देख लो यहाँ पर
कि आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब कौन सा संख्या सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो आप लोग देख सकते हो 9 को गिन सकते हो, 9 4 बार आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 9 लिख देना। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज, अब देखो महिला बल्लेबाज कितना मारती है चौका, 40 गेंदों में 10 बार चौका मारती है, चौका ना मार जाने की प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग 40 गेंदों में कितना चौका मार पाओगे, 40 मार पाओगे? तो देखो वही है, जो दिया पहले मैंने लिख लिया, प्रायिकता में क्या दिया देखो, कुल गेंदों की संख्या कितना, 40 गेंद खेलती है, चौका मारने की संख्या कितना बार चौका मारती है, 10 बार। हमको प्रायिकता निकालना है चौका नहीं मारने की, तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं ना। तो चौका नहीं मारने की संख्या कितना हो गया, 40 माइनस 10, क्योंकि 10 बार नहीं, 10 बार मार रहा है, मतलब कितना बार नहीं मारेगा, मारेगी 40 बार, 30 बार नहीं मारेगी, तो 30 हो गया। अब हमको प्रायिकता निकालना है चौका न मारे जाने की, तो चौका कितना बार नहीं मार रहा है सर, तो 30 बार नहीं मार रहा है। कितना बार टोटल गेंद है, 40, तो 30/40, 0 0 कटिंग, 3/4 आंसर कटिंग। ओके, समझ गए हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, सिद्ध करें कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। बहुत बढ़िया सवाल है, चलो इसको देखते हैं। ठीक है, ये देखो ये समांतर चतुर्भुज है, क्या ABCD आपको दिख रहा है भली भांति साफ साफ, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें AC और BD क्या है, ये AC और ये BD क्या है, इसका विकर्ण है। समझ गए, वही मैंने लिखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC तथा BD इसके दो विकर्ण है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में विभाजित करना। यहाँ पर काट रहा है, मतलब ये OA बराबर OC होगा और OB बराबर OD होगा। बस इतना सा हमको करना है प्रूव। तो चल जाओ, हो जाओ शुरू। OA बराबर OC और OB बराबर OD। तो ये प्रूव कैसे होगा, सबसे पहले हमको ये दिमाग लगाना होगा, ये भुजा बराबर कैसे होगा। ये आपको पता है, अगर ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो इसका हर एक चीज आपस में बराबर होगा। ये भुजा इस भुजा से बराबर हो जाएगा, ये भुजा इस भुजा से बराबर हो जाएगा। तो बस सर्वांगसम करते हैं, हम लोग का हो जाएगा प्रूव। तो चलो लेते हैं त्रिभुज AOD और BOC को। तो त्रिभुज AOD और BOC में क्या क्या बराबर है, आप लोग पहले फिगर में देख लो, मैं बोलता हूँ। ठीक है, AOD और BOC में आपको पता है कि AD बराबर BC होगा। बोलोगे सर क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। सर एक चीज तो हो गया, हमको सर्वांगसम के लिए 3 चीज चाहिए। बिल्कुल सही बात बोले, ये समांतर चतुर्भुज है और ये भुजा रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका एकांतर कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण क्या है, ये वाला है और ये वाला है, मतलब कह सकते हैं कोण DAO बराबर कोण B, यहाँ पर क्या नाम लिखे हैं, BCO होगा। और जब इसको परिच्छेद कर रहा है, ठीक है, तो आप लोग देखो ये रेखा भी इसको परिच्छेद कर रही है, मतलब ये कोण बराबर भी ये कोण होगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ADO बराबर BOC। तो चलिए उसी को लिखते हैं आगे। लिख दिया मैंने, कोण DAO बराबर BCO। DAO कौन वाला है, DAO ये वाला है, BCO कौन वाला है, ये वाला है, हो गया। फिर इसको लिखेंगे ADO। ठीक है, कौन देखो वही लिखे हैं CDO है ना, ये 1 मिनट, CDO, 1 मिनट, मैंने कौन सा त्रिभुज लिया है, AOD लिया है ना, AOD और BOC, AOD ये वाला है। तो AOD में क्या होगा, CDO, सॉरी यहाँ पर CDO नहीं होगा क्योंकि CODO ये वाला आ जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये वाला होगा, ADO लिखना। ठीक है, कौन ADO लिखना, यहाँ पर CDO मत लिखना, यहाँ पर ADO लिखना। कौन ADO बराबर कौन CBO। ठीक है, ADO बराबर CBO दिख रहा है, ये समांतर रेखा है, ये रेखा काट रही है, तो ADO बराबर CBO। समझ गया है, हो गया 2 को। और ये क्या है, भुजा AD बराबर BC, तो AD बराबर BC मैंने कर दिया, सम्मुख भुजा है। तो जब 3 को चीज बराबर हो गया तो AOD सर्वांगसम BOC, कौन नियम से, AS नियम से। अब जब ये सर्वांगसम हो गया तो आप बाकी सारी चीजें बराबर हो जाएगी, OA बराबर OC, OB बराबर OD, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 9 नंबर। देखो 9 नंबर क्या लिखा है, 9 नंबर सॉल्व करने दिया दोस्तों। आप लोग एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है जिसमें AE परपेंडिकुलर है DC का, मतलब AE लंब DC है तथा CF लंब AD है। यदि, ध्यान से सुनो, यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 हो और CF बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो AD का मान ज्ञात करें। फिगर देख लो पहले। ठीक है, आपको दिया हुआ है जो आपको मैंने बता दिया, अभी और एक बार फिगर में दिखा दूंगा। इसमें क्या आपको निकालना है, ये वाला निकालना है, आपको AD का वैल्यू निकालना है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग AD को, समझ गए। तो AD का मान कैसे निकालेंगे, आप लोगों को ये फिगर दिख रहा होगा, कहाँ गया ये भाई साहब, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो देख लो AB दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। अब जब AB दिया है तो AB और CD तो बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है, तो CD बराबर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। AE दिया है 8 सेंटीमीटर, ये जो लंब दिया है AE कितना है, ये 8 सेंटीमीटर है। और क्या,
और ये लंब सी एफ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। आप लोगों को एक चीज पता होगा, समांतर चतुर्भुज, देखो ये एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें क्या है, ये लंब है, और एक बार ये भी देखो ये समांतर चतुर्भुज है जिसमें ये लंब है। मतलब हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है ना, तो आधार क्या हो गया सी डी, अगर आधार लेंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा ए ई, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर हम आधार AD लेंगे, ध्यान से सुनो, अब इसको भूल जाओ, अगर हम आधार AD लेंगे तो ऊंचाई क्या होगा, जो AD पर लंब होगा, AD पर लंब क्या है CF। मतलब हम समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्या, आधार गुणे ऊंचाई इसका क्षेत्रफल होता है, हमको मालूम है फॉर्मूला, तो एक बार लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई यानी कि CD इंटू ए, और एक बार ये भी लिख सकते हैं AD इंटू CF। चलिए बस इतना सा करना है, काम हो जाएगा, काम तमाम। क्या है देखो, CD आधार गुणे ऊंचाई, आधार मान लीजिए CD और इंटू ए, CD है 16, ए है 8, लिख दिया मैंने, 128 आ जाएगा गुना करके। नेक्स्ट फिर से लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर AD इंटू CF। अब क्या, अब इस वाले भुजा को ले रहे हैं मेरे दोस्त, इस वाले को ध्यान सुनना, और इसको ले रहे हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, जस्ट उस पर जो लंब है ये वाला CF, तो लिख दिए AD इंटू CF, लिखा हुआ है AD इंटू CF। अब दोस्तों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है हम निकाले, अभी यहाँ पर ऊपर में 128 आ गया, AD हमको निकालना है इंटू CF, बस 10 गुना में जाके वटा कर दो, आज 128/10 यानी कि 12.8 सेंटीमीटर, फाइनल परम सत्य उत्तर। और आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण बराबर हो तो जीवाओं की लंबाई परस्पर होती है, परस्पर बराबर होती है। बहुत आसान सवाल है, देख लो क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि अगर किसी वृत्त के जीवाओं द्वारा जो केंद्र पर कोण बन रहा है ये वाला और ये वाला, ये बराबर हो तो ठीक है, तो आपका जीवाएं बराबर होती है, यही तो प्रूव करने बोला है ना, कि तो जीवाओं की लंबाई परस्पर बराबर होती है, मतलब आपको दिखाना है कि ये भी बराबर CD है। तो चले, मैंने क्या लिखा है, हमें O केंद्र वाला एक वृत्त दिया गया है बहुत ही खूबसूरत सा, जिसमें AB बराबर CD, इसकी दो जीवाएं हैं, जिसमें AB तथा CD क्या है, जीवा है, ये AB को देख सकते हो और ये CD भाई साहब को देखते हो, क्या दो जीवा है। अब क्या करेंगे, तथा AOB बराबर COD, ये तो दिया हुआ है, AOB बराबर क्या है COD, समझ गए, दिया हुआ है AOB बराबर COD, यहाँ पर COD है, समझ गए, COD, यहाँ COD है ये वाला। नेक्स्ट क्या है, हमें सिद्ध क्या करना है, AB बराबर CD की जीवाएं बराबर है, तो लेते हैं त्रिभुज AOB और COD में, ये जीवा बराबर कैसे होगी, ये जीवा बराबर कैसे होगी, जब दोनों त्रिभुज क्या हो जाए, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए, तो बस सर्वांग सम कर देते हैं। कैसे करेंगे, ये कोण तो बराबर दिया हुआ है, अच्छा ये भुजा बराबर ये भुजा होगा, हाँ सर होगा, क्यों, अरे भाई साहब ये केंद्र है और केंद्र से ये वृत्त का त्रिज्या हो गया, ये भी समान, ये भी समान, क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है ना, इसलिए। तो बस चलिए लिखते हैं अब आगे, त्रिभुज AOB और COD में OA बराबर OD और OB बराबर OC, क्यों होगा भाई साहब, क्योंकि ये है वृत्त के त्रिज्या, और आगे होगा AOB बराबर कोण COD, क्यों, ये शीर्षाभिमुख कोण भी है और साथ में दिया हुआ भी है, ठीक है, आप शीर्षाभिमुख मत कोण लिखना, ठीक है, ये दिया हुआ है लिखना, दिया है, अच्छा होगा, ठीक है, ये वाला चीज। तो हम लोग का AOB सर्वांग सम COD हो गया, कौन नियम से हुआ, नियम भी लिख देना, ठीक है, SAS सर्वांग समता नियम से। अब ये चीज हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर CD, तो हो ही जाएगा, क्यों, CPCD कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुज अगर हो जाएगा तो उसका हर एक संगत भाग आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बिल्कुल सही। 11 नंबर सवाल देखो दोस्तों क्या बोल रहा है, आकृति में एक कोण दिया ABC बराबर 69 डिग्री, ABC बराबर क्या होगा 69 डिग्री, और आपको निकालना है क्या, ABC दिया है, AC भी दिया 31, तो BDC निकालना है, BDC मतलब ये वाला निकालना है, समझ गया। तो ध्यान से सुनना, अगर एक जीवा से एक वृत्त पर कहीं भी कोई भी कोण बना रहा हो, यहाँ बनाओ चाहे यहाँ बनाओ, कहीं भी बनाओ, ये कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। एक चाप से कहीं भी अगर आप कोण बना रहे हो, ठीक है, तो ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो पहले हम ये कोण निकाल लेते हैं, ये कोण ऐसे ही निकल जाएगा, तो चलिए लिखते हैं, ये देखिए त्रिभुज ABC में, मैंने त्रिभुज ABC को क्यों लिया दोस्त, क्योंकि ये हमको पता है, ये पता है, त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग कितना हो जाए 180, तो कोण ABC प्लस ACB ये वाला प्लस BAC ये वाला, मैंने BAC अगर मैंने निकाल लिया तो ये और ये तो बराबर हो जाएगा ना, BDC BAC बराबर है, तो हम इसलिए मैं BAC निकाल रहा हूँ, तो यहाँ से BAC निकाल लेंगे, जोड़ घटाव करके इसको जोड़ देना, आ जाए 100 डिग्री, 100 डिग्री उधर जाएगा माइनस हो जाए, 180 में 100 जाएगा तो 80 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी आंसर तो होगा ही, क्यों होगा, क्योंकि कोण BOC और BDC क्या है, बराबर है, क्योंकि एक ही जीवा पर बने कोण है, देख रहा हो आप लोग, देख रहे हो ये जो है एक ही जीवा है और इसी पर दोनों कोण बन रहा है ना,
तो एक ही जीवा पर बने कोण बराबर होता है, तो बस इसलिए BAC बराबर BDC, तो BDC बराबर 80 डिग्री, तो 80 डिग्री आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कबड्डी टीम द्वारा मैचों की श्रृंखला में बनाए गए अंक इस प्रकार, इसका माध्यक निकालना है। तो देख लो माध्यक कैसे निकालोगे, सिंपल सा, इसको पहले जब भी माध्यक निकालोगे तो उसका आरोही क्रम में सजाना है। आप लोग बहुलक निकालो, ठीक है, आप लोग माध्यक निकालो, आरोही क्रम में सजाओ ना सजाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप माध्यक निकालोगे तो आपको आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। आरोही क्रम मतलब सर छोटा से बड़ा, देखिए 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7, 8, 8, 10, 10, 14, 15, 17, 18, 24, 27, 28, 48, छोटा से बड़ा हो गया। माध्यक अगर दोस्तों यहां पर आप गिन लेना सभी को, अगर ये विषम संख्या हुआ तो माध्यक होता है n+1/2 पद, याद रखा, मैंने इसको बेसिक में भी बताया पहले। अगर ये सम संख्या हुआ तो माध्यक होता है n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद। चूंकि आप गिनना टोटल है, या टोटल यहाँ पर कितना संख्या है, टोटल यहाँ पर 16 संख्या है, जो कि सम संख्या हो गया। टोटल कितना संख्या यहाँ पर 16 को संख्या आप गिन लेना, जो कि सम संख्या हो गया, यानी कि आपका हो जाएगा n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद बटे 2। तो n कितना है 16/2, n/2 यानी 16/2 + 1 पद, अब बटे में 2, बस सभी को जोड़ देना, 16/2 8 हो जाएगा, 16/2 8 और एक यहाँ पर 9वां पद हो जाएगा। समझ रहे हैं? 8वां पद कितना है गिन लेना, 8वां पद यहाँ से देखो, 8वां पद गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 8 और 9वां पद ये है 10 और 14, तो 10 + 14 बटे में 2, 24/2 हो जाएगा, 12 कट के आंसर आ जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत? आगे देखो दोस्तों, ये हम लोग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने समक्ष आने जा रहा है, कहाँ गया, हाँ ये देखो 13 नंबर, गेहूं के आटे के 11 बोरे जिनमें से प्रत्येक 5 किलो अंकित था, में वास्तव में निम्नलिखित भार है। कितना? 5 किलो अंकित था, लेकिन 5 किलो तो होता नहीं है। आप लोग 5 किलो का आटा लाने जाते हो दुकान में, क्या 5 किलो होता है एग्जैक्ट? नहीं, कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, वैसे ज़्यादा तो होता नहीं, कम ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो 5 किलो से ज़्यादा बोरा है उसका प्रायिकता निकालो। तो पहले यहाँ पर देख लो मैंने क्या लिखा है, ये आपका टोटल जो बोरा है उसको लिख दिया है। कुल बोरियों की संख्या कितना है? 11 है, गिन लेना। 5 केजी से अधिक भार वाले बोरियों की संख्या कितना है? तो कितना है गिन लेना, 7 है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, 5 किलो बोलता तो 5 को लेते, 5 किलो से अधिक बोला इसलिए 7 को हो गया। तो अब निकालना प्रायिकता 5 केजी से अधिक भार होने के, तो 5 किलो से अधिक कितना वाला है? 7 को है, बटे कुल कितना 11, 7/11 आपका उत्तर हो गया। 14 नंबर संख्या क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। 14 नंबर में 3 संख्या को 200 बार उछाला जाता है, इनमें से विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं निम्न है। आप 3 चित्त निकालने का, कोई भी चित्त नहीं निकालने का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैंने देख लो क्या लिखा है, कुल कितना बार उछाला जाता है? 200 बार, कुल संख्या 200 हो गया। 3 चित्त कितना बार आ रहा है? तो यहाँ देख सकते हो 3 चित्त आ रहा है 23 बार, तो 3 चित्त बराबर 23, और 0 चित्त मतलब एक भी चित्त नहीं आ रहा है, कोई भी चित्त नहीं, 0 चित्त कितना है? 28 बार। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। देखो एक भी चित्त नहीं आने की संख्या, आपको प्रायिकता निकालना है सबसे पहले 3 चित्त आने की। तो प्रायिकता 3 चित्त आने की, 3 कितना बार आ रहा है? 23 बार, बटे कुल कितना? 200 हो गया। कोई भी चित्त नहीं आ रहा है, ऐसा कितना है? तो 28 बार ऐसा है जब कोई भी चित्त नहीं आ रहा है, तो 28/200 काट देना, इसको आ जाएगा 8 के 7/50 आंसर आ जाएगा। समझ गया है? अगला सवाल है 15 नंबर, सिद्ध करे कि त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है। और ये दोस्तों मैं पिछले आप लोगों को सेट्स में करवा चुका है कि त्रिभुज की 2 भुजा, ये त्रिभुज का एक भुजा, ठीक है, ये 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, ये वाला त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होते हैं, ठीक है। ये वाला त्रिभुज की 2 भुजाओं को मिलाने वाला रेखाखंड इस प्रकार से अगर खींचोगे तो ये क्या होता है? तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब ये वाला रेखा ऐसे समानांतर होगा, ये वाला रेखा इसके समांतर होगा। ये प्रूफ मैं आपको कराया हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो 16 में देखो, त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी का मध्य बिंदु है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज बीडी बराबर 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। फिगर आपको समक्ष दिया हुआ है, या देख लो, मैंने भी बनाया है आप लोग के लिए सुंदर सा, मेहनत करके देखो। ये वाला एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है, एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एडी क्या है? माध्यिका। माध्यिका मतलब समझ लो किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर खींची गई रेखा को माध्यिका। मध्य बिंदु मतलब क्या? ये वाला दूरी और ये वाला दूरी क्या होगा? समान होगा। तो वही चीज लिखा मैंने कि एबीसी एक त्रिभुज है, एडी जिसकी क्या माध्यिका है, ई एडी की मध्य बिंदु है, ई क्या? एडी का मध्य बिंदु है। हो गया। हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी बराबर 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी बराबर 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो चलिए वही लिखा है, एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। एडी क्या है? त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। और जब आपको पता होना चाहिए, जब
जो माध्यिका होती है वो त्रिभुज को बराबर क्षेत्रफल में बांट देती है। ये माध्यिका है, एडी क्या है, एबीसी की माध्यिका है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल बराबर होगा। तो ही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, जब एडी एबीसी की माध्यिका हो जाएगी यानी कि एरिया ऑफ एबीडी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज एडीसी, वही लिखा है। और त्रिभुज एबीसी क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी होगा ना। क्यों, ये दोनों मतलब क्या, ये क्षेत्रफल मतलब क्या एबीसी का आधा, ये क्षेत्रफल मतलब क्या एबीसी का आधा, तो ये लिख दिया एबीसी का आधा। समीकरण 1 मान लिया उसको। नेक्स्ट क्या, अब देखो चूंकि ई क्या है एडी का मध्य बिंदु है, चूंकि ई है एडी का मध्य बिंदु, और यहां पर आप लोग ध्यान दोगे अगर ये शीर्ष से इस पर मध्य बिंदु में खींचा गया है, ये रेखा ये शीर्ष से इस पर मध्य बिंदु पर खींची गई रेखा है, मतलब ये भी क्या, ये भी एक माध्यिका है। किसकी माध्यिका है, तो सर ये तो ए बी डी की माध्यिका है ना, क्योंकि ए बी डी के ही शीर्ष से खींचा गया है सामने वाली भुजा पर मध्य बिंदु पर। मतलब ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बिल्कुल सही बोले, तो वही चीज हम लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, चूंकि ई जो है एडी का मध्य बिंदु है, इसलिए बी त्रिभुज एबीडी की माध्यिका है, इसलिए त्रिभुज बी, इसलिए बी क्या है, बी जो है त्रिभुज ए बी डी की क्या है, माध्यिका है। समझ गए, तो बस उसको करेंगे। अब माध्यिका है तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी बराबर हाफ इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी। आप लिख सकते हैं माध्यिका जब है तो हम लोग लिख सकते हैं, हमको सिर्फ बी डी से मतलब, क्योंकि बी डी हमको निकालना है, इसलिए आपका है ना बी डी ही लिखोगे। तो आप कहोगे बी डी क्यों लिखे सर, क्योंकि बी डी से मतलब है ना उसी को तो प्रूव करना है। तो मैंने लिखा कि एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी बराबर ये किसका आधा होगा, ए बी डी का आधा होगा। तो बस वही चीज मैंने लिख दिया, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी बराबर हाफ इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, और यहाँ पर देख लो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी ऊपर में मैंने लिखा हुआ है, कितना लिखा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी देख लो बराबर है ये इसके और इसके भी बराबर है हाफ इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो ये लिख दिया हाफ इंटू एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, हाफ इंटू हाफ हो जाए 2 दूनी 4, तो 1/4। तो एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी बराबर हाफ 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी हो गया प्रूफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा से देख लेना, रिवीजन कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। जिस प्रकार से मैंने समझा दिया आसान से आप लोग बना के आओगे। 17 नंबर सवाल दोस्तों रचना का है, जो मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का तो मैं बाद में बता दूंगा। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात दिया है 12:17:25 और उसका परिमाप दिया है 540। इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए निकालते हैं क्षेत्रफल। माना भुजाएं 12x, 17x और 25x है। जब भी दिया अनुपात में तो उसको x मान लेना, मतलब ये a है, ये b है, ये c है। परिमाप दिया 540, तो परिमाप मतलब क्या, सभी भुजाओं का जोड़। तो लिख दिया 12x, 17x, 25x को जोड़ के बराबर 540, सभी को जोड़ोगे तो 54x, तो यानी कि x बराबर आ जाएगा 540/54, जो कि कट के आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। पहला था 12x यानी कि a बराबर 12x निकल जाएगा 120 सेंटीमीटर। b बराबर 17x, तो 17 गुने x पे 10 लिख दिया 170 आ गया। c बराबर 25x यानी 25 इंटू x पे 10 लिख दिया 250 सेंटीमीटर आ गया। s बराबर क्या करेंगे, परिमाप बटे 2 यानी कि अर्ध परिमाप निकालना है ना, तो परिमाप का आधा होता है, डायरेक्ट परिमाप बटे 2 कर दिया। आप वैसे भी निकाल सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी बटे 2, वैसे भी वही आएगा, लेकिन जब परिमाप है तो डायरेक्ट आधा कर दिया ना, आसान बन गया, 270 सेंटीमीटर आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल को पता है, होता है एक फॉर्मूला सिंपल सा प्यारा सा बहुत ही, कि √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब सब जगह पे बस वैल्यू बता दो। s मतलब कितना 270, s माइनस ए यानी 270 माइनस ए का वैल्यू कितना है 120, s माइनस बी देखो 120 ही है ना जी, ए का वैल्यू ये देखो। ठीक है, ये वाला s माइनस सी यानी कि s माइनस बी यानी कि 120 माइनस 170 और s माइनस सी यानी कि 270 माइनस 250 हो गया काम। बस माइनस कर देना। अरे भाई साहब रुक जा, थोड़ा सा भागने का जरूरत क्या है, मैं तुझे मार थोड़ी रहा हूँ यार। ये देखो, हाँ ये हो गया 270, इसने माइनस कर दोगे तो 150 आ जाए, इतना माइनस कर दोगे 100 आ जाए, इसमें से इसमें माइनस कर दोगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब बस अब तोड़ना अपने हिसाब से, तोड़ने वाला काम आप लोग का है, कैसे भी तोड़ सकते हो, बस आप लोग को रूट से निकालना है। मैंने सोचा क्या कि इसको अगर 30 गुना 3 गुना 3 कर दूं, 2 को 3 में 2 को 3 निकल जाएगा, 30 या 90, 90 या 270 और 30 अगर इसको मैंने लिखा 50 को 30 गुना 5 तो ये भी आ जाएगा 150, तो 30 और 30 में 130 निकल जाएगा, इसलिए मैंने इस तरह से सोच के तोड़ा। तो लिख सकता है 270 को 30 गुने 3 गुने 3, 50 को 30 गुने 5 और 100 को तो 10 गुने 10 लिख ही सकते हैं, और 20 को 5 गुने 2 गुने 2, क्योंकि 5 गुने 10 10 गुने 20। बस 2 को 30 है, 2 को 30 में से 1 को 30 निकल जाएगा। ठीक है, 2 को 30 में से 1 को 30 निकल जाएगा, 2 को 3 में से 1 को 3 निकल जाएगा, 2 को 5 में से 1 को 5 निकल जाएगा, 2 को 10 में से 1 को 10 निकल जाएगा, 2 में से 1 को 2 निकल जाएगा। बस सबको गुना करना, 30 3 90, 9 5 45, 45 2 90, 90 और 2 को 0 है यानी कि 9000 सेंटीमीटर
स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, काफी सारा बार ये वाला सवाल मैं आप लोग करा चुका हूं, ठीक है, नेक्स्ट दोनों सेट्स में। तो ये तो आसान है, मैं बस थोड़ा सा गिनना है किसके किसके बीच में है। यहाँ पर 30 से 40 का 12 मरतबा बंटन सान लेना है, तो लिखना है एक तरफ वर्ग अंतराल, वर्ग चिन्ह और मिलान चिन्ह, ठीक है, सॉरी वर्ग चिन्ह, मिलान चिन्ह और 12 मरतबा। तो यहाँ पर कितना का लेना है, 30 से 40 का लेना है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इस प्रकार लेते जाना है। हाईएस्ट कहाँ तक देख लेना, यहाँ पर 110 है, यानी कि 110 से 120 तक ले लेना, आ जाएगा आप लोगों का आंसर। कमेंट करके बना दे, सॉरी इसको याद से जरूर बनाना, समझ गए। तो ये था दोस्तों मैथ का सेट 3 और कंप्लीट हो चुका आप लोगों का मैथ का सेट 3। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बोलना। और याद रखना अभी पढ़ोगे तो ही लड़ोगे और एग्जाम में आगे बढ़ पाओगे, एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाओगे। फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि गहन सघन मनमोहक बनतरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु कि ये जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं, अभी कहाँ आराम बदा, यह मुक्त निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मीलो मुझको चलना है। चलो, लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।